जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जिंदाबाद होंगे। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या के जितने भी बेसिक हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम सब पहले संख्या को क्लियर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। हम आपसे अगर पूछें कि क्या आप लोग कभी संख्या के नाम सुने हैं, आखिर इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो आप लोग मेरे से बोलिएगा कि सर इसका प्रयोग हम लोग टाइम देखने के लिए करते हैं, बाज़ार जाते हैं वहाँ पर करते हैं, ठीक है, और बैंक में होता है इसका प्रयोग। मतलब इसका प्रयोग हमारे निजी लाइफ में हमेशा होते रहता है। तो यही तो है संख्या, ठीक है। इसी चीज़ को तो हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर वास्तविक संख्या में तो पढ़ेंगे मेरे भाई। संख्या कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोगों का नाम अलग अलग होता है, किसी को डॉक्टर बोलते हैं, किसी को किसान बोलते हैं, ठीक है, किसी को मजदूर बोलते हैं। ये सब हम लोग अलग अलग प्रकार से जानते हैं। उसी प्रकार से हमारा संख्या का भी प्रकार होता है, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, ईटीसी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा संख्या का भी प्रकार होता है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में संख्या के प्रकार के बारे में जानेंगे, एकदम बेहतर से बेहतर तरीके से जानेंगे मेरे भाई। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। आइए हम सब संख्या के प्रकार को इस वीडियो में देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, संख्या के प्रकार में हमारा सबसे पहला प्रकार प्राकृत संख्या आ जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग बारी बारी से देखेंगे। प्राकृत संख्या यहाँ पर अब समझो। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इसे सूचित करते हैं तो हम लोग एन से सूचित करते हैं, ठीक है। अब प्राकृत संख्या को तुम समझो, ठीक। प्राकृत संख्या में क्या होता है कि ये 1 से लेकर अनंत तक होता है। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 से लेकर हमारा कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। अंतिम संख्या किसी को नहीं पता है, इसलिए हम लोग इसे अनंत के नाम से जानते हैं, मतलब अनलिमिटेड कहते हैं, ठीक है। समझो 1 से लेकर अनंत तक वाली संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। जैसे कि मान लो तुम्हारे कक्षा में 5-6 क्या हैं, बच्चे हैं, ठीक। अगर तुमको कोई शिक्षक बोल दें कि ये सारे बच्चे को तुम काउंट करो, तो कैसे करोगे, रिया 1, प्रिया 2, नीतीश 3, मनदीप 4, ऐसे ही तो काउंट करोगे। और इसी सब को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। समझ गए, पक्का। अब आगे देखो, आगे हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं, ठीक। पूर्ण संख्या में हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। अंतिम संख्या किसी को नहीं पता है, इसलिए हम इसे अनंत के नाम से जानते हैं, मतलब अनलिमिटेड। 0 से लेकर हमारा अनंत तक चला जाएगा, अंतिम सांस तक चला जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे, मतलब अनलिमिटेड। 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक वाली संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। समझ गए, पक्का। अब आगे देखो, आगे हमारा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अब इसे समझो। पूर्णांक संख्या के समझने से पहले संख्या रेखा के बारे में जानते हो। देखो, जब हम लोग संख्या रेखा पर 0 के आगे बढ़ेंगे, 0 के आगे 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक चला जाएगा, और 0 के पीछे संख्या रेखा पर बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 से लेकर कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, ठीक। मतलब 0 के जब संख्या रेखा पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा 1 से लेकर अनंत तक जाएगा, और 0 के जब हम पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 से लेकर अनंत तक चला जाएगा। समझ गए। अब समझो, अब 0 के बाद वाली संख्या को क्या बोलेंगे और 0 को पीछे वाली संख्या को क्या बोलेंगे। तो 0 के बाद वाले संख्या को हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और 0 के पीछे वाली संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में धनात्मक पूर्णांक को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे, और इंग्लिश में ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे।
अब बात आ गया कि जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे। तो हाँ, ये समझो ध्यान से, जीरो हमारा क्या है, एक पूर्णांक संख्या ही है, लेकिन ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अब बात आ गया कि आखिर जीरो को हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो हाँ दोस्तों, ध्यान से देखो, जीरो को हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उदासीन पूर्णांक। क्या बोलेंगे, उदासीन पूर्णांक। मतलब जीरो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, जीरो है तो सिर्फ क्या है, उदासीन पूर्णांक है। समझ गए, पक्का। अब आगे देखो, आगे हमारे इसी में से हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। यही सब सारे हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, घुमा घुमा के पूछ जाते हैं। तो समझो, अब देखो कि अब तुमसे हम पूछेंगे कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो तुम क्या बताओगे। देखो, प्राकृत संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या है, बताओ कि क्या पूर्ण संख्या में हमारा प्राकृत संख्या शामिल है। तो देखो तो 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है, तो बिल्कुल शामिल है। तो हम सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या में हमारा प्राकृत संख्या क्या है, शामिल है। लेकिन तुमसे क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो अब समझो, प्राकृत संख्या में क्या जीरो शामिल है, नहीं शामिल है। और जब जीरो शामिल ही नहीं है तो कैसे होगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। अब ध्यान से देखो कि क्या पूर्णांक संख्या में हमारा देखो पूर्ण संख्या शामिल है। तो देखो, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो जीरो से लेकर अनंत तक गया था, और पूर्णांक संख्या में हमारा जीरो से लेकर अनंत तक है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या हमारा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब तुमसे क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाएगा कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, तो हो कैसे है बताओ। जीरो से लेकर अनंत तक ही तो है हमारा पूर्ण संख्या में, लेकिन जीरो से लेकर -1 -2 -3 से लेकर अनंत तक कहाँ है पूर्ण संख्या में। और जब नहीं है तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या कभी नहीं होगा। समझ गए, पक्का। अब आगे देखो, चौथा नंबर में हमारा क्या होता है, चौथा नंबर में हमारा भिन्न संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। अब इसे समझो, इसे समझने के लिए हम लोग देखो, बटा के नीचे क्या लिखें, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। मान लो अंश के जगह पे हम 3 लिखें और हर के जगह पे 5 लिखें, तो क्या ये भिन्न संख्या है। तो देखो, इसे होने के लिए क्या होता है कि हर हमेशा बड़ा होगा किससे, अंश से बड़ा होगा। तो देखो, यहाँ पर हर बड़ा है, बिल्कुल है, यहाँ पर हर 5 है और अंश 3 है, तो हर हमारा बड़ा हो गया, अंश हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। अब ये क्वेश्चन बताओ, जैसे कि हम यहाँ पर 6 लिखें और यहाँ पर 4 लिखें, ये भिन्न संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि हर हमारा क्या है, बड़ा है, अंश हमारा क्या है, छोटा है। तो ये हमारा चारों टॉपिक खत्म हो गया। आई होप आप सभी को चारों टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब हम सबका आगे टॉपिक हो जाता है अभाज्य संख्या। क्या हो जाता है, अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का अन्य नाम रूढ़ संख्या हो जाता है, ठीक। और इंग्लिश में इसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अब अभाज्य संख्या को समझो। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि कटेगा तो या तो 1 से कटेगा या ये स्वयं से कटेगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब देखो, 2 को जब हम लोग कटाएंगे तो किस किस से कट रहा है, या तो ये 1 से कट रहा है या तो ये स्वयं से कट रहा है, ठीक। अब 3 को देखो, 3 को भी जब हम लोग कटाएंगे तो या तो ये 1 से कटेगा या ये स्वयं से कटेगा, ठीक। अब 5 को भी जब हम लोग कटाएंगे तो या तो ये 1 से कटेगा या तो ये स्वयं से कटेगा। और जब जब ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, ठीक ना। अब मेरे भाई, इसमें भी तुमसे क्वेश्चन अगर तुमसे हम पूछें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होगा। और एक बात ध्यान देना, दुनिया में 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ हमारा अभाज्य संख्या है। नहीं तो इसमें जितना भी तुमको संख्या दिखाई देगा वो सब क्या है, हमारा विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। और 2 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। क्या है, अभाज्य संख्या भी है। समझ में आ रहा है ना, पक्का। अब आगे देखो, अब हम तुमसे अगर पूछें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या बताओगे, 2 बताओगे। अब फिर हम तुमसे अगर पूछेंगे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या बताओगे, 3 बताओगे। समझ में आ रहा है ना, पक्का। अब आगे टॉपिक देखो, आगे हमारा टॉपिक का नाम हो जाता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। और भाज्य संख्या का अन्य नाम हमारा होता है यौगिक, यौगिक
संख्या। क्या होता है? यौगिक संख्या। और भाज्य संख्या का अब मतलब समझो। भाज्य संख्या का मतलब होता है कि या तो कटेगा तो या तो एक से कटेगा, या ये स्वयं से कटेगा, और ये दोनों के साथ तो कटवे करेगा, लेकिन ये अन्य संख्या से भी कटेगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 अनंत तक चला जाएगा। ठीक, अब देखो 4 को जब हम लोग कटाएंगे तो या तो ये 1 से कटेगा, या ये 2 से कटेगा, या ये स्वयं से कटेगा। ठीक, अब देखो, अब अगर हम 6 को कटाएंगे तो या तो ये 1 से कटेगा, या ये 2 से कटेगा, या ये 3 से कटेगा, या ये स्वयं से कटेगा। और जब जब ऐसा होगा तो उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। अब इसमें एक बात ध्यान देना, अगर तुमसे हम पूछें कि सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है, तो 4 है। क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। क्या है? 4 है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। क्या है? 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? तो वो क्या हो जाएगा? हमारा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक बात ध्यान देना, अगर हम तुमसे पूछें कि सबसे छोटी रूट संख्या क्या है, तो क्या बताओगे? 2 बताओगे। फिर अगर हम तुमसे पूछें कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या बताओगे? 3 बताओगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखो, इसमें हमारा अभाज्य संख्या में मैक्सिमम कितना फैक्टर हो रहा है? 2 हो रहा है। और हमारा भाज्य संख्या में मैक्सिमम कितना फैक्टर हो रहा है? हाईएस्ट कितना हो रहा है? हाईएस्ट इसमें 2 से अधिक होगा, और हाईएस्ट इसमें 2 ही होगा, और मैक्सिमम में हमारा 2 ही होगा। समझ में आ गया? पक्का? अब आगे हम लोग टॉपिक में चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सबका आगे टॉपिक हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या को समझो। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसा 2 जोड़ा जिसका जब हम लोग मसा निकालेंगे तो मसा हमारा 1 होगा। जैसे कि इसका देखो, 4 और 5 का जब हम लोग मसा निकालेंगे तो उसका मसा कितना होगा? 1 होगा। 6 और 7, इसका भी जब हम लोग मसा निकालेंगे तो 1 होगा। देखो कैसे 1 होगा। 4 और 5 का हम लोग एचसीएफ ऐसे ही ना निकालते हैं। ठीक, 4 और 5, 4 एकम 4, ऊपर से उतरेगा, इसमें से घटेगा तो 1, और 4, 1 से 4 घटेगा, इसका मसा कितना हुआ? 1 हुआ। तो वैसा दो जोड़ा जिसका जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, और जब जब ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा? सह अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? अब हम लोग आगे देखेंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम सबका आगे टॉपिक हो जाएगा जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। अब इसे समझो, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसा दो लगातार अभाज्य संख्या जिसके बीच में इक्के गो भाज्य संख्या हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे 3 और 5, 3 और 5 एक अभाज्य संख्या है, और इसके बीच में एक 4 हमारा भाज्य संख्या है, तो ये हमारा क्या होगा? जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा? जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। अब हम लोग जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं 11 और 13, और इसके बीच में इक्के गो क्या है? भाज्य संख्या है, और ये दोनों भाज्य संख्या लगातार है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। मतलब वैसा दो लगातार अभाज्य संख्या जिसके बीच में इक्के गो भाज्य संख्या हो, तो उसे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। आई होप अभी सभी को जुड़वा अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे। ठीक है, हम सबका आगे टॉपिक हो जाता है परिमेय संख्या। क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। अब परिमेय संख्या को समझो। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q के रूप में लिख सकें।
जैसे कि p के जगह पे मान लो लिखे हम 4 और q के जगह पे क्या लिखे 3 लिखे और ये p/q के फॉर्म में आ गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक, और समझो p/q के रूप में लिखेंगे उसे भी हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। और हमारा q के स्थान पर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मान लो जैसे कि हम यहाँ पर p के जगह पे 4 लिखे हैं और 3 के जगह पे मान लो हम अचानक से यहाँ पर जीरो लिख दिए और जब जीरो लिख दिए तो ये हमारा कट के जीरो हो जाएगा और p/q के रूप में होगा ही नहीं, और जब होगा नहीं तो हमारा परिमेय संख्या कभी नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना कि q हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, q के जगह पे कोई संख्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और समझो, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे भी हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि मान लो हमारा 81 हुआ, 81 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है तो आप सब हमसे बोलिएगा कि जी बिल्कुल सर, 81 का रूट में 81 का पूरा पूरा वर्गमूल जब निकलेगा तो हमारा 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। अब हम तुमसे पूछें कि रूट में बताओ 7, रूट में 7 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है तो तुम हमसे क्या बताओगे? जी नहीं सर, रूट में 7 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। अब हम आगे तुमसे पूछें, ये बताइए कि रूट में 100 ये हमारा परिमेय संख्या होगा, तो आप लोग क्या बताइएगा कि रूट में 100 है और जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 10 होगा, और रूट 100 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। आई होप आप सभी को परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। हाँ तो दोस्तों, अब हम सबका अगला टॉपिक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के हम लोग जान गए लोग। ठीक, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब अपरिमेय संख्या को समझो, वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में न लिखें, वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में न लिखें। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं रूट 7। अब तुम हमसे ये बताओ कि रूट 7 को p/q के रूप में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि रूट 7 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, और जब नहीं निकलता है तो p/q के रूप में नहीं होगा हमारा। ठीक, और समझो, और ये बताओ रूट 64 हमारा अपरिमेय संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग p/q के रूप में लिख देंगे, क्योंकि रूट 64 का हमारा वर्गमूल 8 होगा, और जब 8 होगा तो 8 के नीचे तो हमेशा 1 छिपा रहता है, और 8 की जगह पर क्या हुआ? p हुआ, और 1 के जगह पे q हुआ, और ये p/q के रूप में हो गया। और अपरिमेय संख्या हम लोग उसे बोलते हैं जिसे p/q के रूप में न लिखें, और यहाँ पर हो गया तो इसलिए हमारा ये क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए ये हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसे तो हम लोग p/q के रूप में लिख दिए। ठीक, अब आगे बताओ 3.1464 ... ये हमारा बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा तो इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जब नहीं लिख सकते हैं तो हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। मतलब वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में न लिखें तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अच्छे से समझ गए। अब समझो, जब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम लोग मिला देते हैं तो हमारा वही जो निर्माण होता है, हमारा उसी का निर्माण होता है, तो हमारा वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। और ये चैप्टर वास्तविक संख्या का ही है। ठीक है, और हम लोग वास्तविक संख्या को जानने के लिए ही इतना कब से बेसिक चीज़ों को समझ रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग का वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है वो हम लोग प्रारंभ करेंगे, और इसमें अलग अलग वैरायटी का हम आप सभी को सामने क्वेश्चंस देंगे और हम आपसे बनवाएंगे, ताकि बोर्ड में कहीं पर भी दिक्कत ना आए, और आप लोग जब बैठें तो 100 में 100 मार्क्स लेकर आएँ। क्या लेकर आएँ? 100 में 100 मार्क्स लेकर आएँ। तो आई होप आज आप सभी को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरे भाई ये वीडियो समझ में आया है ना, तो अपने इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।